Good morning, all. Good morning, sir. कितने लेवल में हो आप? सबसे लास्ट वाले लेवल में ना टाइम देख लेकर अभी मेल में दिख रहे थे। Kindly mute yourself. Okay, everyone. So let's start the class. Yesterday, we discussed about the RF, representative fraction. And today we discuss about the unit system. So as discussed before, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर छोटी यूनिट जो होती है वो अपनी बड़ी यूनिट से 10 टाइम्स छोटी होती है ना। यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो यूनिट्स का लेंथ की जो यूनिट सिस्टम बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हर दो यूनिट के बीच में 10 डिवीजन का अंतर हो। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट हमने मान के चली है 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हालांकि 1 किलोमीटर के ऊपर भी होता है ना, लेकिन अभी जो हम ईडी में पढ़ने वाले हैं वो हम किलोमीटर से ऊपर की यूनिट पे नहीं जाएंगे, इसलिए हम ईडी में यहाँ किलोमीटर तक ही मैक्सिमम देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट हमारे लिए जो है वो हो गई 1 किलोमीटर, है ना, जिसके अंदर होते हैं 10 हेक्टोमीटर। फिर उसके छोटी हो गई 10 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के अंदर होते हैं 10 डेकामीटर। फिर डेकामीटर के अंदर होता है 10 मीटर्स, और मीटर के अंदर होता है 10 डेसीमीटर, और डेसीमीटर के अंदर होता है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 मिलीमीटर। यानी हर दो यूनिट जो है उसके बीच में 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्लेन स्केल का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये क्या दिया गया है हमें, ये कंडीशन दी गई है बच्चों। ठीक है, कंडीशन यानी कि हमें इससे आरएफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है ना। जब तक हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं निकालेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको कितने साइज पे यानी कि कितना बड़ा हमें पेपर के ऊपर बनाना है। तो बेसिकली आरएफ जो यूज किया जाता है, ये जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि हमें क्या रेशियो रखना है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना है पेपर के ऊपर तो मुझे कितना बड़ा बनाना है। मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं पूरी की पूरी, है ना, या कोई कार का डिजाइन बना रहा हूं, या कोई बस का डिजाइन बना रहा हूं, या कोई ब्रिज का डिजाइन बना रहा हूं। तो जो भी मैं डिजाइन बना रहा हूं उसका मैं रेशियो क्या रखूंगा, मतलब डायमेंशन का, मतलब मैं उसको कितना बड़ा बनाऊंगा। तो ये हमें कहां से कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है आरएफ से। तो हमें आरएफ का रेशियो के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि हमें मानना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो हम यहां से आरएफ निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आरएफ के फॉर्मूले में ऊपर क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ड्रॉइंग, और नीचे होता है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन ऑफ ड्रॉइंग मतलब वो साइज जो हम पेपर पे रखने वाले हैं, और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को हम बनाने वाले हैं उसका एक्चुअल साइज। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ड्राइंग में हम ऊपर रख देंगे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, यहां पे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 मीटर, तो मैं यहां नीचे रख दूंगा 1 मीटर। अब आरएफ एक रेशियो है। आरएफ क्या है, एक रेशियो है, और रेशियो हमेशा कैसा होता है, यूनिट लेस होता है।
रेशियो, कोई भी रेशियो कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, मतलब रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मुझे ये यूनिट कैंसिल करनी होगी, तो मैं कैसे कैंसिल करूंगा बच्चों, मैं हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, मैं छोटी यूनिट को कभी नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर, एज इट इज लिख दिया। और बड़ी यूनिट कहां रहती है, हमेशा नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा, है ना। अगर हम इनलार्जिंग स्केल में बना रहे हैं तो 1 मीटर। अब मुझे पता होना चाहिए, देखो मैंने लास्ट पेज पे बताया था, है ना, जब हम यहां पे लास्ट पेज पे जाएंगे, यहां पे, तो यहां मैंने बताया था आपको कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। तो 10 तो डेसीमीटर हो गए, तो 10 डेसीमीटर, ठीक है। और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10, तो इंटू 10, तब जाके सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर हुए। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 हुए। ठीक है, वापिस आते हैं हम लोग। तो यहां पे मुझे 1 मीटर जो लिखा है उसमें मीटर की जगह पे मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो अब मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॉमन हो गया, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आरएफ कितना निकल आया, आरएफ निकल आया 1/100। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे आरएफ की वैल्यू कितनी आई है, आरएफ की वैल्यू आई है 1/100। तो ये तो मैंने आरएफ निकाला। ठीक है, अब ये आरएफ कहां से निकाला मैंने, क्वेश्चन में दी गई पहली कंडीशन से। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। ओके, ठीक है, तो मैंने यहां पे आरएफ निकाला, कैसे मैंने आरएफ निकाला, ये जो पहली कंडीशन दी थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यहां से मैंने आरएफ निकाला। ठीक है, अब बोल रहा है टू मेजर, आरएफ निकल गया, अब आगे क्या बोल रहा है, ये कॉमा लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कॉमे के बाद क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन दे रहा है। कॉमा जहां भी लगता है वहां से कंडीशन बदल जाती है। तो कॉमे के पहले के लिए हमने आरएफ निकाल लिया, अब कॉमा के बाद जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी कि मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ स्केल। किसके लिए स्केल, जब ये कंडीशन दी गई है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, टू रीड डेसीमीटर, यानी कि ऐसी स्केल बनानी है जो मैक्सिमम यूनिट डेसीमीटर तक मेजर करे, है ना, सॉरी मिनिमम यूनिट डेसीमीटर तक मेजर करे, क्योंकि हम मैक्सिमम तो मीटर तक जा रहे हैं, तो मीटर भी मेजर करे और डेसीमीटर भी मेजर करे। तो 2 यूनिट आ गई। अब मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर, यानी 2 यूनिट किसमें आती है, प्लेन स्केल में। यहीं से हम समझ जाएंगे कि ये सवाल किसका, प्लेन स्केल का, क्योंकि 2 यूनिट की बात हो रही है। एक तो यहां कंडीशन दी गई है मीटर की, और बोल रहा है डेसीमीटर तक मेजर करें, मतलब 2 यूनिट यहां पे आ गई है। ठीक है, मुझे मीटर और डेसीमीटर के लिए स्केल बनानी है। अब बोल रहा है टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अब 6 मीटर की मैक्सिमम स्केल के लिए मुझे प्लेन स्केल बनानी है ना, यानी कि ऐसी स्केल जिसमें 2 यूनिट मेजर हो, वो बनानी है मुझे, और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। तो मुझे आरएफ का फॉर्मूला बच्चों एक बार और लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहां पे आरएफ का फॉर्मूला एक बार और लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मेरा आरएफ आया था यहां पे, मेरा आरएफ आया था 1/100। ठीक है, तो अब मैं फिर क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को फिर से यूज करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर के लिए ड्रॉइंग लेंथ निकालने के लिए। तो मेरा आरएफ होता है ड्रॉइंग लेंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं डीएल, है ना, डायमेंशन ऑफ ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग लेंथ, अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल लेंथ, तो एएल। ठीक है, तो मैं एएल को इधर ले जाऊंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ड्रॉइंग लेंथ इक्वल टू आरएफ इंटू एएल, यानी कि मुझे आरएफ में एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे ड्रॉइंग लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं, है ना। तो इसको करने के लिए अब मेरा जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा। तो मेरा फॉर्मूला है ड्रॉइंग लेंथ इक्वल टू आरएफ, आरएफ कितना दिया है मेरे को, कितना निकाला था 1/100 इंटू एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में, 6 मीटर, तो मैं 6 यहां रख दूंगा।
ठीक है, लेकिन हमारी जो स्केल होती है वो तो छोटी होती है, 6 इंच की होती है या 12 इंच की होती है, उसमें सेंटीमीटर दिया होता है। तो क्योंकि हम जिस स्केल से ड्राइंग बनाएंगे उस स्केल में हमें डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग लेंथ भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ जो 6 मीटर है इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मैं इंटू कर दूंगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, मेरी ड्राइंग लेंथ निकल आई कितनी, 6 सेंटीमीटर। मेरी ड्राइंग लेंथ कितनी निकल आई, 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो मुझे प्लेन स्केल बनानी है उस प्लेन स्केल की मैक्सिमम लेंथ निकल के आई है यहां पे 6 सेंटीमीटर। तो आपने ध्यान दिया बच्चों, मैंने फॉर्मूले को 2 बार लगाया। पहले लगाया मैंने ये वाली कंडीशन के लिए जिससे आरएफ निकाला जो कि आया 1/100, और उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगाया मैंने, सेम फॉर्मूला, उसमें आरएफ की वैल्यू रखी और मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर रखी, तो उसके लिए ड्राइंग लेंथ मेरी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो एक ही फॉर्मूले को मुझे 2 बार लगाना है। ठीक है, अब आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, माइक अनम्यूट करके। किसी को भी कंफ्यूजन हो? हेलो, क्या है सर? आरएफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने का फैक्टर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑन पेपर, उसका जो फैक्टर होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। सर आरएफ कैसे निकाले, एक बार फिर से बताइए। वो मैं लेट से ज्वाइन हुआ हूँ। लेट से ज्वाइन हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, टाइम पे ज्वाइन हुआ है ना। मेरे को ना 80 बच्चों को पढ़ाना है ना। अगर कुछ बच्चे लेट आएंगे तो और मैं उनको दोबारा पढ़ाऊंगा, सिर्फ 40 मिनट का लेक्चर होता है बच्चे, तो दोबारा पढ़ाने का मतलब ये है कि अननेसेसरी दूसरे बच्चों का टाइम लॉस्ट होगा, है ना। तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछो, मेरे को दोबारा पढ़ाने को मत बोलो। आप लेट आए आपकी गलती है। सर 1 मिनट बस खाली बता दीजिए सर एक बार। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अगली क्लास से ध्यान रहे, कोई भी मुझसे दोबारा पढ़ाने को नहीं बोलेगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। टाइम से क्लास ज्वाइन करना। आपको पता है कि विपिन सर की डेली क्लासेस 10:30 बजे से लगेंगी, शार्प 10:30 बजे। यानी कि एनी हाउ अगर मैं मान लो मेरे यहाँ पे इंटरनेट का इश्यू होता है या कुछ प्रॉब्लम भी होती है या मेरे लैपटॉप में कुछ अपडेट हो रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट ही लेट होऊंगा। मतलब 10:30 से लेके 10:35 के बीच में क्लास मेरी स्टार्ट हो जाएगी। आपको एनी हाउ 10:30 के पहले ज्वाइन होना है ना। और आप नोटिस करो, मैं डेली आपको सिमिलर लिंक दे रहा हूं। अगर मैंने आपके ग्रुप में लिंक शेयर नहीं भी करी है तो आप पुरानी लिंक से ही ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि लिंक मैं चेंज नहीं करता हूं। मेरी क्लास ज्वाइन करने की लिंक सिमिलर होती है ना। तो वो लिंक आपके पास है, मैंने आपके ग्रुप में डाल रखी है। आप अगर मैंने लिंक डालने में मैं लेट भी हो गया हूं तो आप पुरानी लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो लिंक वही रहेगी। ठीक है, तो 10:30 बजे तक कैसे भी ज्वाइन होने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो इसके बाद अगर कोई भी, है ना, अगर इसके बाद कोई भी मुझसे ये कहेगा कि सर मैं लेट आया हूं, तो आप मेरी कंडीशन समझो। अगर मैं आपको अकेले को पढ़ा रहा होता तो मैं दोबारा पढ़ा देता, लेकिन मुझे 80 बच्चों को लेके चलना है और सिलेबस भी कराना है, जो कि बहुत बड़ा है ना। और 40 मिनट के अंदर ही सिलेबस कवर करना है मुझे, है ना, डेली बेसिस पे। तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर पाऊंगा। तो आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं। इसके आगे मैं भविष्य में नहीं पढ़ाऊंगा। कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि सर लेट आया था तो मुझे दोबारा पढ़ा दीजिए। चलिए, तो हमारा एक फॉर्मूला है स्केल के लिए जो कि है आरएफ, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या डायमेंशन या क्या साइज लोगे, किस रेशियो में लोगे, है ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के मुकाबले। क्योंकि कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ड्राइंग शीट के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। जैसे एक कार बनानी है, अब कार के सामने ड्राइंग शीट बहुत छोटी है, बस के सामने ड्राइंग शीट बहुत छोटी है, बिल्डिंग ब्रिज कुछ भी मुझे बनाना है, या मुझे मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है, भोपाल का नक्शा बनाना है, तो ड्राइंग शीट काफी छोटी है। तो मुझे एक पर्टिकुलर रेशियो लेना होता है, मुझे मानना होता है। जैसे मैं नक्शा बनाने जाता हूं, जैसे रेलवे वाले नक्शा बनाते हैं तो वो ये मानते हैं कि 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो असली दुनिया का जो 10 किलोमीटर है उसको हमने मानचित्र के ऊपर, नक्शे के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है। यानी कि हर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कैसे निकल के आता है? वो आरएफ से निकल के आता है। ठीक है, तो हमें पहले आरएफ निकालना होता है स्केल बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
आरएफ का फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ ड्राइंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ड्राइंग लेंथ, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला हमें लगाना होता है। इसमें हम ड्राइंग लेंथ रख देंगे जो कंडीशन दी है, जो कि दिया था 1 सेंटीमीटर, वो मैंने रख दिया, और एक्चुअल लेंथ में रख दिया मैंने मैक्सिमम लेंथ जो कि थी 1 मीटर की, मुझे 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मानना है। तो ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेरा हो गया 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, है ना, आरएफ। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर हो गया। इसके बाद मैंने यहां पे 1 सेंटीमीटर को ऐसे छोड़ा, क्योंकि हम छोटी यूनिट को कभी नहीं छेड़ते, हम बड़ी यूनिट को चेंज करते हैं, तो इसमें मैंने 100 इंटू कर दिया, है ना। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आरएफ मेरा आ गया 1/100। ठीक है। अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी थी कि मुझे 6 मीटर के लिए स्केल बनानी है, तो दोबारा मैं आरएफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, आरएफ इक्वल टू ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। मैंने दोबारा लगाया, पहली बार मैंने आरएफ निकाला, दोबारा लगाया, इस बार एक्चुअल लेंथ मेरी 6 मीटर होगी, तो मैं 6 मीटर रख दूंगा और इस आरएफ को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ड्रॉइंग लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा ड्रॉइंग लेंथ इक्वल टू आरएफ इंटू एक्चुअल लेंथ। तो 1/100 आरएफ हो गया इंटू 6 इंटू 100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, है ना। सेंटीमीटर में क्यों चाहिए? ताकि हम अपनी स्केल से बना सके। हमारी स्केल में जो यूनिट चलती है वो सेंटीमीटर में चलती है, तो ड्राइंग लेंथ आप जब भी निकालोगे आप सेंटीमीटर में निकालोगे या फिर इंच में निकालोगे, क्योंकि आपकी स्केल के ऊपर सेंटीमीटर या इंच ही दिया होता है, एक तरफ इंच होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा सेंटीमीटर में निकालना प्रेफर करता हूं। बहुत रेयर केस होते हैं जब फीट यार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, तभी हम इंच में निकालते हैं ड्राइंग लेंथ, अदरवाइज हम मैक्सिमम सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो मैंने यहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, आरएफ से इसको कैंसिल किया, तो मेरी ड्राइंग लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे प्लेन स्केल जो बनानी है उसका मैक्सिमम साइज होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर, यस। चलिए, हाँ, तो अब ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। अब मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो देखिए हम सबसे पहले एच पेंसिल लेंगे, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं आपको पेंसिल के बारे में बता देता हूं। जो ड्राइंग के मैक्सिमम डायमेंशन होते हैं, आउटर डायमेंशन, जो मेन डायमेंशन होते हैं, वो हमेशा एच पेंसिल से बनते हैं, क्योंकि एच पेंसिल जो होती है वो सबसे ज्यादा डार्क चलती है, ठीक है। और जो इनसाइड डायमेंशन होते हैं, जो मेन ड्राइंग की जो मेन बॉर्डर है उसके अंदर के जो पोर्शन होते हैं वो हमेशा 2H से बनते हैं, क्योंकि 2H जो होती है वो 2 टाइम्स लाइट होती है, मतलब वो आधी डार्क चलती है, ठीक है। 3H जो है वो 3 टाइम्स लाइट होती है, 4H जो होती है 4 टाइम लाइट होती है। तो ऐसे हल्की पेंसिलों का इस्तेमाल हम छोटी मोटी ड्राइंग के लिए करते हैं, मेन ड्राइंग हमेशा एच पेंसिल से बनती है। तो हम स्केल रखेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या ड्राफ्टर रखेंगे। ड्राफ्टर का यूज मैं तब सिखाऊंगा जब आप क्लास में आएंगे। आप रोलर स्केल, प्लेन स्केल या ड्राफ्टर, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। आगे जाके जब टफ ड्राइंग आएगी तब हर एक का यूज अलग अलग तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, आप देखिए मैं खींचने जा रहा हूं इस तरीके से। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये मैंने खींची है एच पेंसिल से यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 सेंटीमीटर की मैंने यहां लाइन खींच ली एच पेंसिल से हॉरिजॉन्टल। इसके बाद प्लेन स्केल की जो थिकनेस होती है, चाहे लेंथ कितनी भी आए, हर क्वेश्चन में लेंथ अलग अलग आएगी। लेंथ डिपेंड करती है आरएफ पे, तो हर क्वेश्चन का आरएफ अलग आ सकता है, और लेंथ डिपेंड करती है उस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ क्या दी है। इन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हर क्वेश्चन में बदलेंगे, तो यानी कि स्केल की मैक्सिमम लेंथ हर बार चेंज होगी हर क्वेश्चन में, लेकिन जो उसकी थिकनेस है, उसकी चौड़ाई जो है वो चेंज नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड होती है, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर होती है। तो मैं 1 सेंटीमीटर के 6 डिवीजन यहां पे कर दूंगा इस तरीके से, 1 2, है ना। तो अब ये देखो, ये पहला डिवीजन हुआ, 2 लाइन खींचने पे 1 डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन मैंने खींची है 1 सेंटीमीटर की, जी। भाई क्वेश्चन में क्या है, आपको एक प्लेन स्केल बनानी है जो कि 2 यूनिट को मेजर करे। बड़ी यूनिट है मीटर, छोटी यूनिट है, हाँ? भाई मेरे
एकदम कॉमन सेंस की बात एकदम कॉमन सेंस की बात है कि उसने बोला मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है 6 मीटर, है ना। तो 6 मीटर किसका हुआ? ऑब्जेक्ट का हुआ। 6 मीटर किसका हुआ? ऑब्जेक्ट का हुआ, ठीक है। यानी मीटर वाली यूनिट ऑब्जेक्ट के लिए चल रही है, ठीक है। और हमको बोला है ड्रॉ अ स्केल, और स्केल के ठीक बात लिखा है 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ स्केल 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है स्केल किस पे बनता है? ड्राइंग शीट पे बनता है। यानी कि ड्राइंग की लेंथ कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गई ड्राइंग की लेंथ, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ दी है 6 मीटर, यानी ये हो गई ऑब्जेक्ट की लेंथ। अभी इसमें क्या डाउट है? देखो बहुत सीधी सी बात है बॉस। हाँ बोलो। सर हमें शो ऑन इट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर, वो क्या है? वो आखिरी में नाप के दिखाना है स्केल के ऊपर, उसकी मैंने अभी बात ही नहीं करी है। ओके सर। शो ऑन इट। फर्स्ट कंडीशन में जो सर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो फोकस करो ना। हेलो, एक एक करके बोलो भाई, किसी के बीच में मत बोलो। अभी जो कैंडिडेट बोल रहा है वो बोले, उसके बाद दूसरा बोले, है ना। सब्जी बाजार मत बनाओ। बोलिए। सर कंडीशन में जो डेसीमीटर है, टू रीड डेसीमीटर है, उसका क्या करना? क्या सर वो समझ नहीं। फर्स्ट कंडीशन में जो 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर है, वो समझ नहीं आ रहा। बच्चे आपको डेसीमीटर के लिए स्केल बनानी है। सीधा सीधा तो लिखा है ड्रॉ स्केल, सिंपल इंग्लिश तो है, इसमें टफ कहां है? अभी तो मैंने कुछ चालू ही नहीं किया, अभी तो मैंने ईडी का पहला सवाल करा रहा हूं। बच्चे आप इंजीनियर बनने निकले हो, आप सिंपल इंग्लिश नहीं समझ पा रहे। ड्रॉ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर, यानी कि एक ऐसी स्केल बनानी है जो डेसीमीटर को रीड कर सके। अब मैं क्या इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके बताऊं आपको? आप इंजीनियर बनने जा रहे हो। आप सवाल मतलब थोड़ा सा यार, थोड़ा सा जेन्युइन सवाल तो पूछो। सर हम हिंदी मीडियम से, हमको इंग्लिश बोलने आती है, हमको तो इंजीनियरिंग तो इंग्लिश मीडियम में होती है बच्चे। आपने जब एडमिशन लिया था, आपने इंजीनियरिंग करने का सोचा, तब आपने नहीं सोचा कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आपको मालूम है, मैं आपको एक बेटा अभी आपका पहली क्लास है, मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी मैं बोल रहा हूं तो बीच में टोको मत ना यार, थोड़ा तो मैनर्स रखो यार। सर कुछ बोल रहे हैं, मेरे को चुप हो जान दो, उसके बाद बोलना। मैंने फिर अभी 1 मिनट पहले कहा था कि सब्जी बाजार मत बनाओ। सबके सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। जब मैं अभी उस लड़की से बात कर रहा हूं, मैं उसको कुछ समझा रहा हूं, तो बीच में सर क्यों शोर लगा रहे हो? थोड़ा शांति रखो, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद बोलना। तो बेटा जब आप इंटरव्यू दोगे, है ना, इंटरव्यू दोगे तो आपको मैं कमाल की बात बताता हूं। इंजीनियरिंग का इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में आपने एक भी जवाब दे दिया तो आप वैसे भी सिलेक्ट नहीं होगे किसी कंपनी के लिए, किसी नौकरी के लिए। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, इंजीनियरिंग जो मार्केट है, इंजीनियरिंग मार्केट है, या जो इंजीनियरिंग की दुनिया है, या कोई भी इंडस्ट्री है, या मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, सब हमें पूरे दुनिया के साथ कांटेक्ट में रखना पड़ता है। और इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन होता है कंपनीज का, है ना। आप कंप्यूटर साइंस में हो, आपकी कंपनीज का कोलैबोरेशन पूरे दुनिया में होगा। तो पूरे दुनिया की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अगर कोई भी इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप एक भी लफ्ज हिंदी में बोलते हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको आज बता दिया। आपको सारे इंटरव्यू इंग्लिश में देने हैं, आपको सारे वाइवा इंग्लिश में देने हैं, आपको सारी डिस्कशन जो होंगे एग्जामिनेशन में वो सब इंग्लिश में करोगे। कॉपी में आपको इंग्लिश में लिखना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है बच्चे। तो ये एकदम सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। ड्रॉ, हेलो हेलो हेलो। और दूसरा कैंडिडेट क्या बोल रहा था, बताइए मुझे। नेक्स्ट कैंडिडेट, किसी को कुछ शिकायत थी, कुछ बोलना था, कुछ बात करनी थी मेरे से? सर मैं बोल रहा था कि ये डेसीमीटर है ना, ये अभी आपने इसका बारे में बताया ना, डेसीमीटर ये सब के बारे में, तो वही मैं बोल रहा था कि सर ने ये पहले बता चुके। हाँ,
देखिए, है ना, जब हम स्कूल, क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी अपन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत रूड हो रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं कि जो हम कॉलेज की पढ़ाई करते हैं ना बच्चों, एकदम बड़े भाई के जैसे बोल रहा हूं मैं, आप इस चीज को समझो कि जो भी हम कॉलेज की पढ़ाई करते हैं ना बेटा, ये पूरी की पूरी स्कूल की पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि आपने स्कूल में क्या किया है ना। तो स्कूल में ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपको अगर अपना अच्छा भविष्य बनाना है ना। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, है ना, हर बच्चे के लिए। आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हर बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी है कि भैया स्कूल हम 12 साल जाते हैं, तो स्कूल में ही हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लें, स्कूल में ही हम मैथ्स इंप्रूव कर लें, है ना। तो स्कूल में ही हम अपने साइंस की बेसिक नॉलेज इंप्रूव कर लें, है ना। तो ये सब इंप्रूव करना, बेसिक नॉलेज, है ना। स्कूल में ही हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास क्या रहा है ना, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारे देश की हिस्ट्री क्या रही है, दुनिया की हिस्ट्री क्या रही है ना, उसके बारे में जान लें। स्कूल में ही जो हम सिविक्स वगैरह सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो है ना हमारे समाज के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हम इंप्रूव कर लें। स्कूल में ही हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, उसको इंप्रूव कर लें, है ना। अब बच्चों क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग इंजीनियर बन रहे हो और एक इंजीनियर को पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करना होता है, पूरे वर्ल्ड के साथ, है ना। तो पूरी दुनिया, वर्ल्ड जो है वो हमारी मातृभाषा से नहीं चलती ना। आपने एक ऐसा कोर्स लिया है इंजीनियरिंग का, है ना, कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, जहां आपको इंडस्ट्री में काम करना होगा, और एक इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया से नहीं बिजनेस उठाती है, एक इंडस्ट्री जो होती है पूरी दुनिया से बिजनेस उठाती है, उसके क्लाइंट जो होते हैं पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। तो पूरे दुनिया की जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब आप मुझसे पूछो कि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे आसान लैंग्वेज है बच्चों, वो इंग्लिश है। क्यों आसान है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर सिर्फ 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक, और इंग्लिश दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें मात्राएं नहीं होती, है ना। आप चाइनीज ले लो, आप जापानीज ले लो, जितनी भाषाएं हैं, फ्रेंच ले लो, इन सब में मात्राएं होती हैं। आपकी हिंदी में मात्राएं होती हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें मात्राएं होती है, लेकिन इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 26 लेटर होते हैं और उसमें कोई मात्राएं नहीं होती। इसलिए इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि ये दुनिया की सबसे आसान भाषा है इंग्लिश, सबसे इजी भाषा, बिना मात्रा वाली। इसको समझना, सीखना सबसे आसान है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे तो फिर दूसरी भाषा सीखना तो और मुश्किल है, क्योंकि दूसरी भाषाओं में तो और रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। इसलिए लोगों ने इंग्लिश को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया है। तो इंग्लिश तो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। मैं हिंदी की बुराई नहीं कर रहा हूं या हिंदी को पीछे कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है। हिंदी में 2 वर्णमालाएं चलती हैं, आपको पता है ना। 2 प्रकार की वर्णमालाएं होती है हिंदी में, कई प्रकार की मात्राएं होती हैं हिंदी में। जो आपके ग्रामर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि इंग्लिश में ना कोई मात्रा है, ना 2 प्रकार की वर्णमाला है, ले दे के 26 लेटर होते हैं। और इंग्लिश की ग्रामर भी आसान होती है, ले दे के 3 ही प्रकार के टेंस होते हैं, एक फ्यूचर, पास्ट और एक प्रेजेंट, और उसी के मॉडिफाइड टेंस होते हैं। जितने टेंस होते हैं वो सारे उसी के मॉडिफाइड टेंस होते हैं। मतलब इतनी आसान भाषा है। मतलब अगर आप ये नहीं सीख पाओगे बच्चे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बड़े भाई के समझा रहा हूं आपको। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको इंग्लिश के पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या मैगजीन इंडिया टुडे, इसमें एक एवरेज इंग्लिश लिखी होती है, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसमें जो टफ शब्द आते हैं उसको डिक्शनरी के जरिए या मोबाइल के जरिए गूगल पे सर्च करके उसका हिंदी में मतलब क्या होता है उसको समझ करके उस भाषा को सीख लेना चाहिए। अगर आप नहीं सीखोगे बच्चे तो जिंदगी में पीछे रह जाओगे। और मैं आपको बहुत कमाल की बात बताता हूं, क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो एक इंजीनियर से उम्मीद होती है कि उसका कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो सिर्फ 1.5 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है और इसी में उसने सारी बात कह दी है। अब आपको दिमाग लगाना होगा, आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ कि ड्रॉ अ स्केल, यानी आपको एक स्केल बनानी है, एक ऐसी स्केल जिसका RF जो होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होगा। और वो स्केल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें डेसीमीटर तक मेजर करना है। मतलब बड़ी यूनिट हो गई मीटर, क्योंकि मीटर तक बोला है उसने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी मीटर तो मेजर करना ही है, और कम से कम उसमें डेसीमीटर भी मेजर करना है। मतलब 2 यूनिट मेजर करना है, मीटर और डेसीमीटर। तो 2 यूनिट वाली स्केल कौन सी होती है? 2 यूनिट वाली जो स्केल होती है वो प्लेन स्केल होती है। ये कॉमन सेंस है। उसके बाद टू मेजर अ मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर, यानी कि वो स्केल का जो साइज होगा मैक्सिमम वो 6 मीटर का होगा। सो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। तो आप पहले 6 मीटर की स्केल बनाओ और उसके ऊपर 4 मीटर और 6 डेसीमीटर तक नाप के दिखाओ। ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में। अब इसमें क्या डाउट है बताओ?
समझ में आया? किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछो। सर आ गया समझ में। हाँ, तो अब बेटा थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, है ना, अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करो और थोड़ा सा समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भले आप घर पे बैठे हो, घर में बैकग्राउंड में शोर शराबा हो रहा होगा, लेकिन आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो थोड़ा कमर कस लो, है ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई टफ है थोड़ी सी, है ना। और देखो मैं बताऊं आपको, मैं कमाल की बात बताता हूं, है ना, बहुत ही। आप प्राइवेट कॉलेज में आए, है ना, प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। यहाँ यूनिवर्सिटी वाले भी बच्चे हैं, सैम ग्लोबल के भी, है ना, और प्राइवेट कॉलेज वाले भी, आरजीपी वाले बच्चे भी, आपकी क्लास में दोनों बच्चे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेज भी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि बच्चों को सेशनल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, है ना। तो आप लोग जितनी ज्यादा क्लास अटेंड करोगे तो अटेंडेंस के बेसिस पे आपको अच्छे सेशनल मिल जाएंगे। तो क्या होगा, आप थ्योरी मार्क्स में आप थोड़े से कम नंबर भी लाओगे ना बच्चे, तो भी आपकी फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। लेकिन बच्चा क्या होगा, उस फर्स्ट डिवीजन से खुश हो जाएगा कि अरे यार मेरी तो फर्स्ट डिवीजन बन गई, है ना, या मेरे को फर्स्ट डिवीजन डिग्री मिल गई, अब तो मेरी जिंदगी सेट है। पर ऐसा हकीकत में नहीं है बच्चों, है ना। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे कहीं पे भी, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि आजकल कई गवर्नमेंट कॉलेज भी अटेंडेंस के बेस पे सेशनल मार्क्स देते हैं, है ना। थोड़ी सी भी आप एक्टिव हो तो आपको सेशनल मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो थ्योरी के मार्क्स देखते हैं बच्चों, है ना, और वो अपना अलग इंटरव्यू और एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सभी रिटर्न टेस्ट लेती हैं, रिटर्न टेस्ट के बाद वो जीडी करवाती है, ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज पे आपका सिलेक्शन होता है ना। तो अल्टीमेटली जो आपकी डिग्री या मार्कशीट यहां से मिलेगी, है ना, ये सिर्फ एक प्रमाण पत्र है कि आप एलिजिबल हो किसी भी बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग की पोस्ट हासिल करने के लिए। तो मतलब आपकी डिग्री और आपकी मार्कशीट सिर्फ प्रमाण पत्र होती है ना, वो नौकरी देने की गारंटी नहीं होती। वो सिर्फ प्रमाण पत्र है कि हाँ भाई आपके पास प्रमाण पत्र है कि आप इंजीनियर बने हो, आपने डिग्री ली है, आपने मार्कशीट ली है, आपने सब्जेक्ट सारे पढ़े हैं, आप उसमें पास भी हुए। इसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो वो एलिजिबिलिटी का प्रमाण पत्र है। पर नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। आपको कम से कम हर सेमेस्टर में 70% एंड अबव थ्योरी मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको किताबी ज्ञान अच्छे से लेना पड़ेगा। आपको उस नॉलेज को सिर्फ घोटना नहीं है, आपको उसको समझना भी है। आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तब जाकर के आप वो 3 लेवल का एग्जाम किसी भी इंडस्ट्री का या गवर्नमेंट सेक्टर का निकाल पाओगे। तो तब जाके एक अच्छे इंजीनियर बनोगे और तब जाके एक अच्छी नौकरी मिलेगी। सिर्फ प्रमाण पत्र ले लेने से आप सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो किसी भी नौकरी का, है ना, लेकिन उससे नौकरी नहीं मिलती बच्चे। तो ये गलतफहमी निकाल दो कि हम डिग्री ले लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। डिग्री से आप सिर्फ अप्लाई करने के काबिल होते हो। जिसके पास डिग्री नहीं है वो तो अप्लाई भी नहीं कर सकता इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अप्लाई वही कर पाएगा जिसके पास डिग्री है, लेकिन सिर्फ अप्लाई कर पाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तो सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान और सिर्फ आपकी नॉलेज, आपका कॉमन सेंस वही काम आएगा, आपकी पर्सनैलिटी वही काम आएगी। तो अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी नॉलेज गेन करनी होगी। समझ रहे हो आप लोग? यस सर, यस सर। तो इसीलिए किताबें होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है ना। मैं बताऊं, स्कूल में आपने जो कुछ भी किया वो यहां आने के लिए किया, लेकिन अब जो यहां करोगे ना, ये आपका पूरा जीवन डिसाइड करेगा। अब ये आपके हाथ में है कि या तो 4 साल आप मक्कारी कर लो, ठीक है, सिर्फ डिग्री ले लो फर्स्ट डिवीजन की, नाम मात्र की, प्रमाण पत्र ले लो, आप दुनिया भर के लिए नौकरी को अप्लाई कर पाओगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी और जिंदगी भर चप्पलें घिसते रह जाओगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं और चप्पलें घिस रहे हैं क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं। उनकी गलती थी, उनकी खुद की पर्सनल गलती थी। अगर कोई भी इंजीनियर बन के चप्पल घिस रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो ये उसकी खुद की गलती है कि उसने प्रमाण पत्र तो लिया नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, पर उसने नॉलेज नहीं ली। ये उसकी खुद की पर्सनल गलती है, इसलिए वो भुगतता है जिंदगी भर, है ना। लेकिन वहीं पे जो अच्छा इंजीनियर बनेगा, जो मेहनत करेगा, वो अप्लाई भी कर पाएगा और वो उस नौकरी को हासिल भी कर पाएगा। और मैं बता दूं कि हजारों लाखों नौकरी निकलती है, पर समस्या ये है कि हर साल ना कई नौकरियां बैकलॉग में चली जाती है क्योंकि अच्छे इंजीनियर नहीं मिलते, है ना। और कारण सिर्फ यही होता है कि वो टेस्ट नहीं निकाल पाते। तो आपको ये 3 टेस्ट तो निकालने पड़ेंगे, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप मक्कारी करोगे तो आपका जीवन नहीं बनेगा। तो सीधी बात है, या तो जिंदगी भर आप मजदूरी करो, मतलब इंजीनियर की डिग्री लेकर के भी छोटी मोटी पोस्ट पे काम करो और जिंदगी भर मेहनत करो, गधे जैसे मजदूरी करो और जरा सी सैलरी लो,
है ना। या फिर 4 साल दम से मेहनत कर लो और उसके बाद बढ़िया अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करो, एक बार अच्छे से मेहनत करके अच्छी कंपनी के तीनों स्टेज के एग्जाम निकाल लो, अच्छी नौकरी हासिल कर लो और जिंदगी भर एसी कैबिन में बैठो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले हो आप लोग, एसी कैबिन में बैठो और वहां पे काम करो बैठ के एसी कैबिन में और अच्छी सैलरी उठाओ और आराम से काम करो। तो अब आपके हाथ में ये डिसीजन कि आपको 4 साल मेहनत करके जिंदगी भर आराम करना है और अच्छी सैलरी लेना है, या फिर 4 साल आपको मक्कारी करके और आराम करके और जिंदगी भर मेहनत करना है और कम सैलरी लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। इसके लिए कोई ना आपके माँ बाप ना आपके टीचर कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके माँ बाप सिर्फ आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको इस कॉलेज भेज सकते हैं, आपको फीस भेज सकते हैं और आपके टीचर सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान लेना या नहीं लेना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमको प्लेन स्केल बनानी है, तो मैंने क्या कहा था, हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची और उसके ऊपर हमको क्योंकि 6 मीटर तक बनाना है तो हम इसके 6 डिवीजन कर देंगे ऐसे वर्टिकल, है ना। ये हम 1-1 सेंटीमीटर की लाइन से करेंगे। ठीक है, ये कर देने के बाद इस ब्लॉक को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और बंद करने के बाद हम पहला डिवीजन छोड़ देंगे, मतलब मैंने ये वाला डिवीजन छोड़ दिया जो पहला पॉइंट है, और दूसरे के आगे लिख देंगे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0, मैंने पहला ब्लॉक, हमें प्लेन स्केल में हमेशा पहला ब्लॉक छोड़ना होता है बच्चों, पहला ब्लॉक में छोड़ दूंगा, उसके बाद लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये वाला जो साइड है ये बड़ी यूनिट के लिए। ठीक है, ये वाला साइड कौन सी है, बड़ी यूनिट के लिए, है ना। और ये जो पहला ब्लॉक छोड़ा ये छोटी यूनिट के लिए। तो अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर आते हैं, 10 डेसीमीटर आते हैं बच्चों। यानी ये जो पहला ब्लॉक मैंने छोड़ा है इसमें बच्चों मैं 10 डिवीजन करूंगा बराबर साइज के, यानी हर डिवीजन 1-1 मिलीमीटर का होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 10 डिवीजन मैंने कर दिए। ठीक है, ये 10 डिवीजन मैंने कर दिया और इस ब्लॉक को मैंने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हो गई छोटी यूनिट, ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक था पहला वाला, है ना, और इसके मैंने 10 डिवीजन कर दिए थे 1-1 मिलीमीटर की दूरी पे, और ये बाकी के जो थे ये 5 डिवीजन कर दिए ये बड़ी यूनिट के लिए। ठीक है, और इस तरफ लिख दूंगा मैं मीटर और इस तरफ लिख दूंगा डेसीमीटर। चलिए कंप्यूटर से लिखवाते हैं ये चीज, है ना। तो ये देखिए आप, ये कंप्यूटर से लिखवाया मैंने, इधर मीटर्स और इधर डेसीमीटर, और बीच में लिख दूंगा मैं क्या, RF। हर स्केल का RF हमें बीच में लिखना होता है, तो बीच में हम RF लिख देंगे, इधर लेफ्ट में छोटी यूनिट और राइट में बड़ी यूनिट। अब इसके ऊपर हम नाप के दिखा देंगे 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो 4 मीटर तो बड़ी यूनिट कहां चल रही है, यहां से 0 से ये 5 की तरफ बड़ी यूनिट चल रही है, तो यहां मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगा। ये देखिए, ये 4 मीटर के ऊपर मैंने लाइन खींची। ठीक है, कंप्यूटर ने भी लाइन खींची। उसके बाद 6 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर किधर चल रहा है, 0 से इधर। छोटी यूनिट कहां चलती है, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ पहले वाले ब्लॉक में छोटी यूनिट, और लेफ्ट से राइट की तरफ बड़ी यूनिट, है ना। बड़ी यूनिट सारे ब्लॉक्स में चलती है, ठीक है, छोटी यूनिट सिर्फ पहले ब्लॉक में चलती है। ये स्टैंडर्ड है प्लेन स्केल का, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अब मैंने यहां पे 6 पे खींच दूंगा, तो ये काउंट करूंगा मैं, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5 और ये था 6, तो 6 के ऊपर लाइन खींच दी। तो ये हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई है बच्चों, ये हो गई 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो 4 मीटर और 6 डेसीमीटर इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसमें किसी को डाउट है क्या, बहुत ही आसान सवाल है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। ये तो मैं क्या है, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ताकि आप करना स्टार्ट करो। ओके सर, एक डाउट है, अगर मीटर मीटर में रहा, अगर मीटर मीटर में रहा या फिर डेसीमीटर डेसीमीटर में रहा, तो उसको कैसे करेंगे सर। सो इट बेटा क्या होगा कि देखो, प्लेन स्केल हमेशा 2 यूनिट के लिए होती है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 2 यूनिट ना हो। अगर डेसीमीटर डेसीमीटर भी होगा तो एक 1 के मल्टीपल में होगा वो इस तरफ चलेगा, और एक 10 के मल्टीपल में होगा वो इस तरफ चलेगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल वाला बड़ा माना जाएगा। ओके सर, यानी कि राइट वाले जो होते हैं वो हमेशा बड़ा होते हैं और लेफ्ट वाले जो हाँ, और लेफ्ट वाले हमेशा छोटे होते हैं, बिल्कुल सही, यही स्टैंडर्ड है। ओके सर, थैंक यू। ये मैं क्वेश्चन आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा।